नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। अब आप सबको बहुत डर भी लग रहा होगा। अगर आपको डर लग रहा है तो समझिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपने पढ़ाई की है तभी तो डर लग रहा है ना। लेकिन अब आप इस टाइम पे क्या करना है, देखो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। देखो आप सबने अच्छे से खूब पढ़ाई की है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर। तो मैंने आप सबको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी इन सारी चीज़ों को ऑफलाइन क्लासेस में, इसके साथ साथ ऑनलाइन बैच में पूरी कंप्लीट करा दी हैं। अब एक मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एग्जाम से पहले आप सब की सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन कराया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़ी थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। उन प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके से इम्पोर्टेंट पीडीएफ को बनाया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले इसका एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो यही 15 से 20 दिन है। इन 15 से 20 दिन का आप कैसे यूटिलाइज करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका नाम किस पीडीएफ में होगा, सिलेक्टेड पीडीएफ में कि नॉन सिलेक्टेड पीडीएफ में। इसी के साथ साथ करंट अफेयर को कैसे तैयार करना उसको हम आगे की वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। स्टार्ट करें अपनी क्लास को। देखो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई कैसे 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, तो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है, जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र को कंपनी को दीवानी मिल जाती है। फिर 1772 में वारिंग हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। वारिंग हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनता है। इसी प्रकार से फिर आपका 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह बेशक असफल हो गया, लेकिन 1857 के विद्रोह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। उसके स्थान पर ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हो गया। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद देखते हैं, देखो लिटन के बारे में देख लेते हैं। लिटन का कार्यकाल कब से कब तक रहता है, 1876 से 80। आपके एग्जाम का मैंने पैटर्न देखा, तो गवर्नर जनरल उससे जुड़ा काम पूछता है, तो क्यों ना सारे गवर्नर जनरल उनसे जुड़े काम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिटन भाई साहब कब से कब तक रहते हैं, 1876 से 80 तक। देखो लिटन भाई साहब के टाइम पे क्या हुआ था, पहले दिल्ली दरबार का गठन हुआ था 1877 में। पहले दिल्ली दरबार में हुआ क्या था, पहले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। पहले दिल्ली दरबार का गठन कब होता है, 1870 में। पहले दिल्ली दरबार के समय में वायसराय कौन था, वायसराय थे आपके लिटन भाई साहब। पहले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि। दूसरे दिल्ली दरबार का गठन कब होता है, 1903 में। 1903 में वायसराय कौन था, वायसराय थे आपके करचन भाई साहब। तो फिर दूसरे दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, जॉर्ज एडवर्ड सप्तम जो ब्रिटेन के राजा थे उनकी ताजपोशी की घोषणा हुई। तीसरे दिल्ली दरबार का गठन कब हुआ था, 1911 में। वायसराय कौन था, हार्डिंग भाई साहब थे। तीसरे दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण काम हुए। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ साथ जो आपका असम और चिन्हट को मिलाकर एक नया प्रांत असम का गठन किया गया। अच्छा, तीसरे दिल्ली दरबार में आ कौन रहा था, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर तीसरे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। अब भाई लिटन भाई साहब के कार्यकाल में कौन सा गठन हुआ था, लिटन भाई साहब के टाइम पे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था, और आपका पहला दिल्ली दरबार का था। इसके साथ साथ द्वितीय अफगान युद्ध जो कि 1878 से 80 के मध्य होता है, इस टाइम पे भी आपके वायसराय कौन थे, लिटन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। आपको क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या बोला गया, गैर अंग्रेजी भाषा में जो पत्र पत्रिका सरकार के विरोध में लिखेंगी उनको क्या कर रहे थे, बैन कर रहे थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन थी, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका थी, ईश्वरचंद विद्यासागर की। इसी के साथ साथ 1878 का आर्म्स एक्ट लेकर आते हैं।
आर्म्स एक्ट भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसमें कहा गया कि भारतीय आत्मरक्षा के लिए शस्त्र नहीं रख सकते। अच्छा, यूरोपीय तमंचे पे डिस्को कर सकते हैं, लेकिन भारतीय अपनी आत्मरक्षा के लिए भी शस्त्र नहीं रख सकते। 1878 में आर्म्स एक्ट आता है, 1873 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अभी हमने पढ़ा है को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका कौन सी थी? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। तो भैया मराठा किसकी थी? मराठा और केसरी आपके बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। तो भैया न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है आपकी एनी बेसेंट की। तो एक और पत्रिका बता दीजिए भाई, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड माई सॉन्ग माई लव पत्रिका है आपकी सरोजनी नायडू जी की। अच्छा, गीता रेस किताब किसकी है? गीता रेस किताब बाल गंगाधर तिलक की, जो कि इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। तो जो पॉइंट ना याद है उसको मल्टीपल टाइम सुनो या तो रिवीजन करो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, वीडियो को बस मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार आप सुन लीजिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं याद हो रही, लेकिन ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, एक बार रिवीजन हो जाएगा और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप आसानी से टिक कर पाओगे, परेशान नहीं होना। अब 1781 में क्या हुआ था? वारिंग हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। अच्छा, वारिंग हेस्टिंग से जुड़ा कुछ और पॉइंट पता है क्या? हाँ जी, वारिंग हेस्टिंग ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया था। अगर बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। तो भाई बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर होता है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को अंत किया। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो भैया भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। 6 के 6 नाम याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्वेश्चन आपको मिलेगा इनसे। अब इसी के साथ 1784 में क्या हुआ था? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर क्या रही थी? भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें थी उन किताबों का अध्ययन कर रही थी, उसको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर रही थी। जैसे विलियम जोन्स ने, इन्होंने क्या किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का नाटक है, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अच्छा, बात हो रही कालिदास के नाटक की, तो कालिदास की कुछ और रचनाओं के बारे में पढ़ लें क्या? अच्छा, पहले तो आप एक बात ये बताओ, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? क्योंकि अकबर के अलावा कोई और भी था जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। एक तो मुगल काल में अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, एक आपके गुप्त काल में भी किसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे, और कालिदास क्या थे? उन्हीं के दरबारी थे। तो इतना आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो ना, फटाक से दे दो। कालिदास की प्रमुख रचनाएं माल विकास मित्रम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, इसके साथ साथ आपका मेघदूतम, ये सब क्या है? कालिदास की प्रमुख रचनाएं। याद रहेगा कि नहीं? ये तो आपके हिंदी के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। अब भैया चार्ल्स विल्किंसन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीता में कहते कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आज वही आपको करना है। आपका काम है मेहनत करना, इतनी मेहनत करना है कि आप खुद से नजरें मिलाकर कह सको कि मैंने अपने एग्जाम के लिए अपना 100% दिया था। उसके बाद सिलेक्शन हो ना हो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आप सच में उतनी मेहनत तो करो जितनी इस एग्जाम को ज़रूरत है। भाई वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 60,000। फॉर्म कितने पड़े हैं? फॉर्म पड़े हैं आपके लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो भाई 49.5 लाख बच्चे तो सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर होंगे। जब 49.5 लाख बच्चे बाहर होंगे तो भाई आपको मेहनत तो अलग लेवल से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो आपको मेहनत ऐसी करनी कि आपका नाम इस 60,000 की सिलेक्टेड लिस्ट में आए। तो अथक परिश्रम करिए और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। 1791 में क्या होता है? 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है?
क्योंकि अभी आपको पता है कि हमने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो ऐसे और भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी आप समझो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पूछा जाता है। अभी बीपीएससी का एक स्कूल टीचर का एग्जाम हुआ, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपका 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था। भैया 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 1992-93 के बीच में प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्वेश्चन पुराना नहीं है। अभी आपको पता है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। 2024 में भारत रत्न कितने को दिया गया? 5 लोगों को। कौन कौन थे? आपके कर्पूरी ठाकुर थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो MS स्वामीनाथन थे, तो नरसिम्हा राव भी थे, चौधरी चरण सिंह थे। इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया ना, तो आपको इन 5 से जुड़े सारे स्टैटिक पता होने चाहिए। अगर आपके नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है तो नरसिम्हा राव को पहले का योगदान क्या है, इनसे जुड़ा स्टैटिक पूछ सकता है कि भैया 1991-92 के बीच में जब LPG का कॉन्सेप्ट आया था, प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। तो वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो भैया LPG क्या होता है? अब LPG क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए SEG क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है तो आपको GI टैग पता होना चाहिए, आपको पेंटेट पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि भैया अभी नवीनतम किसी को GI टैग मिला है क्या, किसी को केसरी बर्फी का GI टैग मिल गया है क्या, किसी को सूखा अमरूद का GI टैग तो नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन हम यूपी पुलिस की रामबाण सीरीज चली वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन वीडियो के साथ साथ आप यूपी पुलिस की रामबाण सीरीज को देखिए। इसके साथ साथ जो भी नोट्स आपको ऑफलाइन क्लासेज में और टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, इनको मल्टीपल टाइम पढ़िए। आपके पेपर का एनालिसिस करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक जैसे और क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न का ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई क्वेश्चन पूछता कैसे, एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछता है। अभी जैसे एक कोई एग्जाम पूछा गया था, SSC का एग्जाम था या फिर कोई और एग्जाम था, उसमें पूछा गया था टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, टिस्को की स्थापना कब हुई थी। भाई टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में सामची जमशेदपुर में। जब आपने ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ी थी, मैंने चीज़ें आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई थी। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, सामची जमशेदपुर में हुई थी। अब आपके मन में आया कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। भैया आपको पता है कि इस बार टाटा बहुत चर्चा में रही थी। पिछले साल टाटा ने क्या कराया था? पिछले साल का IPL टाटा ने कराया था। एयर इंडिया का विलय फिर से टाटा ने हो गया। जो हमारी नई संसद भवन बनवाया था, किसने? टाटा ने बनवाया था। तो अगर टाटा चर्चा में है तो टाटा से जुड़ा स्टैटिक आपको तैयार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इस बार का अयोध्या का राम मंदिर चर्चा में, तुम्हें पता होना चाहिए राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, नागर शैली में हुआ है कि बेसर शैली में हुआ है। राम मंदिर का निर्माण किसने किया है? राम मंदिर का निर्माण किसने किया, तो किस शैली में हुआ है? तो भाई राम मंदिर अयोध्या में हुआ है, तो अयोध्या का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, या फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। तो इस चीज़ें आपको इस तरीके से तैयार करनी है। आगे देखते हैं। 1800 में क्या हुआ था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया किसने था? वेलेजली ने। वेलेजली ने भारत में सहायक संधि का व्यापक प्रचार प्रसार किया था, व्यापक प्रयोग किया था। लेकिन सहायक संधि का पहली बार प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि का पहली बार प्रयोग किया था डुप्ले ने। सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहते हैं? डुप्ले को। सहायक संधि का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? वेलेजली ने। जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में क्या हुआ था? संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने की थी। तो वेलेजली की सहायक संधि होती क्या थी? भाई वेलेजली क्या हुआ, इस राजा के पास गया, उससे बोला देखो ये एक काम है, आपके जो दुश्मन होने ना आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारे भारतीय राजा आपस में लड़ते रहते थे। उन्होंने हाँ भाई हमारा पड़ोसी तो बहुत दुष्ट है, हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो उन्होंने कहा देखो एक काम करते हैं, आपका पड़ोसी आपके ऊपर आक्रमण करेगा ना तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बोली क्या करोगी? मैं सहायता करूंगी। भाई राजा को लगा यार इससे अच्छी क्या बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी सहायता करेगी। उसने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। उसने कहा लेकिन एक शर्त है हमारी। वो बोला भाई क्या बात है शर्त? उसने कहा कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हम आपके राज्य में अपनी सेना को रखेंगे तो इस सेना का जो खर्च होगा, वेतन भत्ता होगा, आपको देना पड़ेगा।
राजा ने सोचा ठीक है, अगर हमारे लिए काम करेगी तो हम दे देंगे, तो हम इसमें कौन सी बुरी बात है। अब इससे बुरी बात क्या हो रही थी, अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो राजाओं को लगा अरे इसमें क्या है कि भाई अगर हमारे यहाँ पे रहेगी तो हमारे यहाँ पे काम करेगी तो हम उसको वेतन भत्ते देंगे। अब लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना का खर्चा राजाओं से लेने लगे, भारतीय राजाओं से। अब आपके यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी है या आपके यहाँ पे रुकी है, ये वफादार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति है कि नहीं। आपके बहुत सारी गुप्त जानकारियां भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचने लगी कि आपके राज्य में आपके कैसे संबंध है, आपके पड़ोसियों से कैसे संबंध है। उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया, राज हड़प नीति में, कई अलग अलग चीज़ों में उठाया। तो इसलिए क्या हुआ, बेले चली की सहायक संधि से बाद में भारतीय राजा क्या हो गए, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होने लगे थे। क्लियर हो गया। इसी के बाद क्या होते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने की बात करते हैं। पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में कहा कि भाई भारतीयों की शिक्षा के लिए कुछ तो करिए। उसने कहा ठीक है भाई 1 लाख रुपए हम वार्षिक भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यय करेंगे। 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयत्नों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह को बहुत ज़्यादा विरोध किया था। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन के लिए कहाँ पे भेजा था, लंदन में। वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय के कौन से समाज की स्थापना किया था, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1854 के घोषणा पत्र को क्या बोलते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1854 का घोषणा पत्र कौन लेके आया था, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड 1854 का घोषणा पत्र लेके आया था, जिसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1870 में हमने शिक्षा को राज सूची का विषय बना दिया था। भाई हमारे यहाँ पे क्या, अब वर्तमान में शिक्षा कौन सी विषय है, वर्तमान में शिक्षा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में वर्णित है। देखो हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए हमने 3 सूचियाँ बनाई, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाते हैं, केंद्र सरकार। राज सूची पर कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति हो जाए दोनों बना दे तो उस टाइम पे केंद्र सरकार का कानून वरीयता में जाएगा। तो 1870 में हमने क्या कर दिया, शिक्षा को राज सूची का विषय बना दिया। हमारे यहाँ पे 1976 तक शिक्षा क्या होती है, राज सूची का ही विषय रहती है। बाद में हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज सूची से निकालकर किस में रखा, समवर्ती सूची में। तो वर्तमान में शिक्षा किस सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में। देखो इसी तरीके से आपकी पॉलिटी की क्लास भी चल रही, उसको भी देखना है, बहुत कम टाइम में रिवीजन होगा। इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपकी आ चुकी है, उसको देखिए। बस सारे सब्जेक्ट का मैं आपके एग्जाम तक रिवीजन करा दूंगी। बस आपको इतना करना है, जितना वीडियो आप देखो उतनी चीज़ें अगली क्लास तक याद होनी चाहिए। 38 क्वेश्चन में 30+ क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। बस आप वीडियो को देखो, इतनी चीज़ें बस याद करते चले जाना। तो हमारे यहाँ पे शिक्षा कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। अच्छा शिक्षा समवर्ती सूची में, तो शिक्षा से जुड़ा कोई बात पता है आपको, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 का एक्ट है, जो कि लागू कब हुआ था, ये आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अभी हमने क्या किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, NHE 2020 के हेड कौन है, कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन इसके क्या थे, हेड थे। अच्छा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हेड कौन थे, कस्तूरी रंगन थे। शिक्षा का अधिकार कब लाए थे, 2009 में, चूंकि 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। अनुच्छेद 21 में हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रखा है। अच्छा प्रारंभ में हमारे कितने, 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के दौरान हमने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा, जिसमें माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो शिक्षा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आगे देख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे यहाँ पे सूचियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, केंद्र सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून कौन बनाते हैं, केंद्र सरकार। राज सूची पर कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कानून दोनों बनाती हैं। तो भैया रक्षा, अच्छा रक्षा कौन करता है, रक्षा हमारी केंद्र सरकार करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के निर्णय कौन करते हैं, केंद्र सरकार। जो भी बंदरगाह होते हैं, रेलवे होती है, बैंक होती है, ये सब कौन सी सूची में शामिल है, संघ सूची या केंद्र सूची में।
सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, आपकी पुलिस व्यवस्था, आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल, देवखाने, ये सब किसमें? राज सूची में। न्याय हो गया, शिक्षा हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, वन हो गए, जनसंख्या हो गया, ये सब आपकी किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। हाईवे किस सूची में शामिल होते हैं? संघ सूची में। संचार किसमें शामिल होते हैं? संघ सूची में। साफ सफाई, खेती किसानी किसमें शामिल होती है? राज सूची में। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब इसी के बाद 1882-83 में शिक्षा के सुधारों की जांच के लिए हमने एक हंटर आयोग का गठन किया था। देखो, हंटर आयोग और हंटर कमीशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हंटर आयोग का गठन किया था हमने शिक्षा के सुधारों की जांच के लिए, जबकि हंटर कमीशन का गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। 1901 में शिमला में क्या होता है? कर्जन ने उच्च शिक्षा का सम्मेलन बुलाया। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में हमने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो आज की क्लास में हम इतने पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी की चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज जितना पढ़ा है इतना याद करिए, तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। अगर इससे पहले की क्लास को नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, मल्टीपल टाइम चीज़ों का रिवीजन करिए। PDF टेलीग्राम चैनल पे है, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पे हो रही, उन सबको ज्वाइन करिए, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।